अर्जेंटीना पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम का हुआ भव्य स्वागत। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ करेंगे डिनर। ट्रेड डील के लिए यूएस की टीम भारत लौटी। एग्रीकल्चर और ऑटो पर नहीं बनी सहमति, आगे चर्चा रहेगी जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा, आज विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। जगन्नाथ यात्रा में भी करेंगे शिरकत। आज सीएम साय लेंगे आवास और पर्यावरण विभाग की बैठक, अधिकारियों से सीएम साय करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला, आज सभी जिलों के संयोजक सह संयोजक होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति में बम की खबर, झांसी में ट्रेन को रोककर की गई जांच, बम की खबर निकली अफवाह। रायपुर के डीडी नगर में देर रात घर में लगी आग, लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना, आग लगने का कारण अज्ञात। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान हुआ विवाद, युवक पर हुआ जानलेवा हमला, मोबाइल और चैन लूट कर ले गए आरोपी। जबलपुर में शराब परोसने वाले ढाबों पर पुलिस का एक्शन, ढाबे पर मिली अवैध शराब, ढाबा संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपके प्रदेश की एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 28 आबकारी अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे। एसीबीओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर में सभी अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने सभी अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर तलब किया है। एसीबीओडब्ल्यू ने सभी अधिकारियों से पूछताछ की है। सभी आबकारी अधिकारी जमानत याचिका लगा सकते हैं। 28 अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश हो सकता है। एसीबीओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में ये पेशी होगी। तो देखिए, एक बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, इस छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर के। 28 आबकारी अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे। आपको बताते चलें कि एसीबीओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर में सभी अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने इन सभी यहाँ पर अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया है। एसीबीओडब्ल्यू ने सभी अधिकारियों से पूछताछ की है। सभी आबकारी अधिकारी जमानत याचिका भी इस दौरान लगा सकते हैं, ये बताया जा रहा है। 28 अधिकारियों के खिलाफ चालान भी पेश हो सकता है। एसीबीओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में आज पेशी होगी। तो देखिए, एक बड़ा ही घोटाले का ये मामला है, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला प्रदेश में, जिसमें 28 आबकारी अधिकारी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। एसीबीओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर में सभी अधिकारियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने सभी अधिकारियों को इसके लिए नोटिस भी जारी कर तलब किया है। आपको जानकारी देते चले कि एसीबीओडब्ल्यू ने सभी अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन देखिए अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि पूछताछ में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, क्या और भी किसी के नाम इसमें सामने आए। फिलहाल ये अब तक गोपनीय रखा गया है। सभी आबकारी अधिकारी जमानत याचिका भी लगा सकते हैं। तो देखिए, ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का ये मामला है, 28 आबकारी अधिकारी आज कोर्ट में पेश होंगे। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, आबकारी घोटाला। 2161 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला माना गया था जांच एजेंसी एसीबीओडब्ल्यू के द्वारा। इसमें सेंट्रल एजेंसी भी जांच कर रही थी, लेकिन उसमें उसके बाद जो एसीबीओडब्ल्यू है वो भी जिसने भी जांच की, तो उसी के मामले में जो एफआईआर दर्ज है उसमें आज काफी अहम दिन है कोर्ट में, क्योंकि एसीबीओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश के समक्ष सभी जो उस समय के जो अधिकारी थे, 28 अधिकारी आबकारी अधिकारी, जिसमें एडीओ से लेके डीओ तक और जो कह सकते हैं उपायुक्त तक, इसमें जो अधिकारी हैं उनके नाम हैं। और आज सभी वो अधिकारी जो हैं वो आज कोर्ट में पेश होंगे। और क्योंकि उनको नोटिस देके तलब किया गया है, नोटिस देके इसलिए तलब किया गया है क्योंकि एसीबीओडब्ल्यू ने में इनको लंबी पूछताछ की है और इन लोगों ने सहयोग किया गया है, और इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन कोर्ट में इनको बुलाया गया है, तलब किया गया है, और आज की डेट जो थी वो नियत की गई है कि आज सभी जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में हाजिर हो। और क्योंकि इनके खिलाफ आज एसीबीओडब्ल्यू चालान पेश कर सकती है, और इसमें क्योंकि जो कई अधिकारी जो है इसमें जमानत याचिका भी आज लगाएंगे,
अब ये देर शाम तक क्लियर होगा कि माननीय न्यायालय जो है किस तरीके का निर्णय देता है। लेकिन आज काफी अहम दिन है आबकारी घोटाले मामले में, क्योंकि ये आबकारी घोटाले मामले में जो पूर्ववर्ती सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत जो कुल 13 लोग इसमें कह सकते हैं कि जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ चालान पेश हो चुका है। और अभी आगे जो है आने वाले दिनों में विजय भाटिया जो भूपेश बघेल के काफी सहयोगी माने जाते हैं, उनको गिरफ्तार करके एसीबीयूडब्ल्यू अभी उनसे पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में 7 तारीख तक वो रिमांड पे उनको पेश किया जाएगा। लेकिन आज काफी अहम दिन है आबकारी घोटाले मामले में, क्योंकि 28 आबकारी अधिकारी जो हैं जो उस समय पदस्थ थे और जिनकी निगरानी में ये सब घोटाला होना माना जा रहा है, तो उसको वो सारे अधिकारी आज कोर्ट में पेश किए गए हैं, तलब किया गया है। जी बिल्कुल तहसीन, तो देखिए आज के दिन यानी कि जिन सभी अधिकारियों को पेश किया जाएगा और इसके बाद आगे क्या कुछ अपडेट आते हैं इसे लेकर जरूर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका और बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईडी की रायपुर जोनल कार्यालय ने गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट पर एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सचिन केदार और पुरुषोत्तम कावले की करीब 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया। ईडी ने प्रेस नोट जारी किया जिसके मुताबिक अरब देशों से अवैध रूप से सोना लखनऊ के रास्ते लाया जा रहा था। इस दौरान कैरियर्स को डीआरआई ने पकड़ा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैरी हमारे साथ जुड़ गया। तहसीन, जरा बताइए क्या इनपुट मिले थे, क्या सूचना मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है? देखिए, पिछले दिनों आबकारी जो माफ कीजिएगा जो डीआरआई ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें एक कैरियर को पकड़ा गया था जो सोने की स्मगलिंग कर रहा था और बड़ी भारी मात्रा में ये सोना था। और ये जब उससे पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले जो खुलासे हुए, क्योंकि इसमें अरब देशों से जो सोना था वो बांग्लादेश के रास्ते वो भारत में लाया जा रहा था। उसी दौरान ये दबोचा गया और इसमें फिर जो डीआरआई के प्रतिवेदन पे ईडी इसमें शामिल हुई और ईडी ने जब जांच इसमें शुरू की तो ये खुलासा हुआ कि रायपुर के कई नामचीन जो ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ ये सोना जा रहा था। और करीब इसमें अभी तक की अगर बात करें जांच में जो ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है और इसमें 2 ज्वेलर्स जो हैं केदार और पुरुषोत्तम, इनके जो 3.76 करोड़ की जो संपत्ति है वो उसमेमें अटैच की है। और इसके अलावा अभी तक की जो जांच में जो सामने आया है कि इस स्मगलिंग सिंडिकेट के जरिए करीब 261 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो बनाई गई थी। और अभी आने वाले दिनों में ईडी जो है वो कई जो संपत्तियां अटैच कर सकती है और कई बड़े नामचीन ज्वेलर्स को गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि पुलिस जो ईडी के पास कई पुख्ता इस बात के सबूत भी हैं कि उनके जो कई नामचीन जो ज्वेलर्स हैं जो रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के हैं, वो उनको ये बताया गया है कि ये जो कहा जा रहा है कि इसमें इनके द्वारा ये जो सोना था वो बेचा गया है और इसमें आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ईडी ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें करीब 3.76 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच यहाँ पे की और ये पूरी जानकारी एक प्रेस नोट के जरिए उन्होंने मीडिया से साझा की है। जी बिल्कुल तहसीन, देखिए एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही आपने ये भी जानकारी दी कि इस पर आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती है। तो अपडेट लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां खंबे से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। नेशनल हाईवे 130 पर लखनपुर के पास यह हादसा हुआ है। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की अंबिकापुर में खंबे से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, जरा बताएं कैसे हादसा हुआ? देखिए, तेज रफ्तार जो कार है वो रायपुर की तरफ से अंबिकापुर की तरफ आ रही थी और ये बताया जा रहा है कि जो कार की रफ्तार थी वो काफी तेज थी और जो कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसी कारण जो सड़क के बाजू में जो खंबा था उसमें ये कार टकरा गई और हादसा इतना भयानक था कि जो उसमें सवार जो लोग थे वो तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जो वो डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और तत्काल जो घायल हैं उन्हें पहले इलाज के लिए लखनपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल जो घायल हैं उनका उपचार जारी है और जो हादसे की मुख्य वजह है वो तेज रफ्तार निकलकर सामने आई। बिल्कुल अभिषेक, तो ये कहा जा सकता है कि स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखना एक बार फिर से हादसे को न्योता देने की तरह ही साबित हुआ। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब दुर्ग का रुख करते हैं, जहां रास्ता रोककर युवक पर चाकू से हमला किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।
युवक पर बाइक से घर लौटने के दौरान यह हमला किया गया है। ग्रामीणों ने 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उतई थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। युवक पर अचानक चाकू से हमला कर दिया और एक बड़ा सवाल ये भी है कि किस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि लोगों ने बहुत कोशिश की कि समय रहते युवक को अस्पताल पहुंचाया जा सके, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाते ही युवक को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से घर लौट रहा था, इस दौरान उस पर हमला किया गया। उसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, बड़ा मामला इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर भिलाई में चाकूबाजी की वारदातें हो रही है, दुर्ग में चाकूबाजी की खबरें सामने आ रही है, तो ये बड़ा सवाल कि क्या पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, क्या कार्रवाइयां नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इन लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि एक के बाद एक लगातार चाकूबाजी के मामले खबरें सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा ही मामला, और यहाँ पर तो युवक को रास्ता रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोग थे, जो ग्रामीण थे, जो रहवासी थे वहां के, उन्होंने 108 को कॉल किया, जिसके बाद उसे अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित किया और युवक पर बाइक से घर लौटने के दौरान ये हमला किया गया है। कितने लोग थे इसमें शामिल, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या किसी एक युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया या फिर कोई गैंग था, और क्या वजह थी जिसकी वजह से बाकायदा रास्ता रोककर युवक पर चाकू से हमला किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, पूरे प्रदेश में ही लगातार चाकूबाजी की खबरें सामने आ रही है। लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ दुर्ग की, तो दुर्ग के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले भी चाकूबाजी के कई मामले सामने आ चुके हैं। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, देखिए, कई सवाल सामने आ रहे हैं। कौन वो लोग थे, क्या किसी एक युवक ने ही हमला किया है, किस वजह से हमला किया गया, जरा बताइए, क्या जानकारी शुरुआती जांच में? बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की जांच में ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया आखिरकार हमलावर कौन थे और किस ये हमला करने की वजह क्या है। जिस तरीके से जो मृतक है राजकुमार यादव, ये कुम्हारी जंजगिरी का रहने वाला था और अपने माता पिता के साथ उतई थाना क्षेत्र के एक चंद्राकर बाड़ी में काम किया करता था। देर रात ये अपने मोटरसाइकिल से मोरी क्षेत्र के पास पहुंचा था, तभी जो युवक है वो ये घेर करके इस पर जो है जानलेवा हमला कर दिया। चाकुओं से कई स्थानों पर वार किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने और वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों ने इस घटना को जो मृतक है वो मूर्छित हालत में पड़ा हुआ था, उसको 108 के जरिए उतई अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालात देख करके जिला अस्पताल दुर्ग रेफर किया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अब पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। आसपास आकाश, एक बार जरा संक्षेप में बताइए, क्या फुटेज कोई सामने है इस घटनाक्रम का? देखिए, जिस स्थान पर ये घटना हुई है वो अंधेरा था और उस रास्ते पर ऐसा कोई सीसीटीवी होने की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस फिर भी जहां से रास्ता शुरू होता है और आगे जाकर के जहां पर मोड़ है उस स्थान पर लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। आकाश, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, जिस समय ये हमला किया गया रास्ता रोककर, क्या वहां पे और भी कोई लोग मौजूद थे? क्या उन्होंने इस घटनाक्रम को देखा है? क्या उनसे पूछताछ की गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये हमला किया गया है, ये सुनसान एरिया देख करके ही युवक को रोक करके उस पर ताबड़तोड़ हमला किया गया था। ये बात भी सामने निकल करके नहीं आ पा रही है कि जो हमलावर थे वो नकाबपोश थे या उन्होंने इसको जान पहचानने के बाद इस पर हमला किया है। आपको कितने लोग शामिल थे इसमें, कितने लोगों ने हमला किया आकाश? एक मोटरसाइकिल पर 3 लोगों के होने की सूचना आ रही है। और किस वजह से क्या है फिलहाल, इसे लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, ये जो है क्योंकि मृतक से पूछताछ हो नहीं पाई है, क्योंकि गले पर ही चोट के निशान थे और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा नहीं है। फिलहाल जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार हमला करने की वजह क्या थी। चलिए, बिल्कुल, तो जांच के बाद क्या बातें सामने आती है, कौन ये लोग थे और इन पर क्या कार्रवाई होती है, इसे लेकर जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां बरसात में रिटायर्ड एससीसीएल कर्मचारी को बेघर कर दिया गया। एससीसीएल के मकान में कब्जे को लेकर ये कार्रवाई की गई है। लेदरी नगर पंचायत क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है। 3 घरों का सामान खाली करवा कर ताला लगा दिया गया और इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। एससीसीएल और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है।
और महासमुंद जिले के रक्सा गांव में स्टॉप डैम की मिट्टी धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। एक युवक मिट्टी के धंसने से लापता हो गया, जिसकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। वहीं पोकलेन मशीन के जरिए मिट्टी को हटाया जा रहा है। दरअसल 3 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे शोभाराम पांडे बही नाली में बने स्टॉप डैम के किनारे खड़ा था। इस दौरान जमीन धंस गई और वो लापता हो गया। पहले दिन रेस्क्यू टीम युवक को ढूंढने में नाकाम रही। आज स्थानीय अमला से भिलाई में रेस्क्यू टीम पहुंची और युवक की तलाश की जा रही है। जमीन धंस रहा था तो लड़का पहले आगे से ऐसे छलांग लगा लिया, तो उसका 2-3 फीट छोड़ के पूरा धंस गया। वो एक लड़का गमछा पकड़ के एक राउंड ऐसे लगाया भी उसको कोशिश करने के लिए, लेकिन गमछा को ऐसे पकड़ नहीं पाया और उसको पकड़ नहीं पाया और सीधा खड़े एक हाथ को ऊपर करके ऐसे जमीन के नीचे चला गया। बोला गांव के एक व्यक्ति फोन करी कि मैडम एक 40 वर्षीय युवक जो है मिट्टी में धंस के पुल के अंदर में डूब गई और उसका लाश नहीं मिला। कि आज एक गांव के एक युवक है ना, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते ओकर लाश नहीं मिला और जिला प्रशासन सोचते। और इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां बिजली के तार में फंसकर युवक झुलस गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बिजली विभाग के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आईजी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। तो जरा ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, विचलित करने वाला ये फुटेज है। आप देखिए किस तरीके से बिजली के तार में फंसकर युवक यहाँ पर झुलसा है, किस तरीके से वो गिरा। देखिए, और कहीं ना कहीं ये फुटेज, ये वीडियो हम सभी के लिए एक सबक है, क्योंकि बारिश के समय अक्सर इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। कई बार ये भी होता है कि तेज बारिश की वजह से जो चीजें हैं, जो सामने का रास्ता है, वो हमें क्लियर नजर नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन आप सभी से ये अपील है कि अगर बारिश के समय में अगर देर रात में आप कहीं आना जाना करें तो जरा ध्यान से आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से युवक आ रहा था गाड़ी से, अचानक ही बिजली के तार में वो फंस जाता है। झुलसता तो वो है ही, लेकिन साथ ही किस तरीके से गिरा आप देखिए। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। अभिषेक, देखिए फुटेज तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है, युवक की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो घायल युवक हैं उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ये जो हादसा था, वो जब ये हादसा हुआ तो वो जो टावर था जो विद्युत विभाग का, वो धूल गया था। और ये मुख्य मार्ग जो सदर रोड है, जहां पर सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है, उस इलाके में ये घटना हुई है। और जब ये घटना हुई तो सीधे गंभीर चोट उनके सिर पर लगी और यहाँ स्थानीय उपचार के बाद जो घायल है वो उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि जो पीड़ित परिवार है उसने इस मामले की शिकायत थाने और एसपी के साथ साथ आईजी के पास की और बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो तार था वो सड़क पर झूल अभिषेक, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए आपने भी यही कहा, परिजनों का भी यही कहना है कि बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। कितने समय से ये तार यहाँ पर लटक रहा था? क्या बिजली विभाग को उसकी जानकारी थी, और थी अगर तो उस पर किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई इस पर समाधान इसका क्यों नहीं निकाला गया? क्या हादसों का इंतजार किया जा रहा था? निश्चित रूप से जिस तरह से ये हादसा सामने आया है तो ये समझा जा सकता है कि रात के समय है ये तार जो है वो झूलकर नीचे आया होगा, क्योंकि दिन भर जो है वो सड़क पर चहल पहल रहती है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार मेंटेनेंस की भी बात कहता है, उस पर करोड़ों रुपए विद्युत विभाग खर्च किया जाता है। इसी का आकलन होता है कि कहाँ पर जो विद्युत के तार हैं वो झूले हुए हैं, यहाँ पर कहाँ पर जो खंभों में सुधार किया जाना है। इसके बाद भी इस तरह की लापरवाही मुख्य मार्ग पर सामने आई है और तत्काल आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और कोतवाली थाने में जो विद्युत विभाग के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। अब पुलिस इस मामले की विवेचना करेगी आखिर लापरवाही जिम्मेदार कौन था और फिर व्यक्तिगत नाम के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एक तरह से युवक की जान पर बनाई है और फिलहाल उसकी स्थिति। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जैसे कि आपने भी कहा कि एक राहत की बात तो यही रही कि युवक की जान बच गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर बार की तरह यहाँ पर भी हादसे का इंतजार ही किया जा रहा था और शायद यही वजह है कि एक हादसे के बाद अब मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ते हैं, बलौदाबाजार जिले में स्थित श्री सीमेंट प्लांट के खिलाफ फिर एक बार ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। चंडी गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्लांट प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोजगार देने की प्रमुख मांग सहित 7 बिंदुओं पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देर शाम तक चला। आरोप है कि पूर्व में हुई बैठक में प्लांट प्रबंधन ने 15 दिन के भीतर सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं हुई है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और श्री सीमेंट प्लांट प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की, जिसके बाद ग्रामीण और प्लांट प्रबंधन के बीच सहमति बनी और धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोजगारी सोलर में अपन जगह अवैध कब्जा है जोला हटाना है, आदिवासी भूमि है ओकर रजिस्ट्री सब करवाना है, बेरोजगार मतलब रोजगार दिलाना है। सहमति बनाने के लिए हम आज एक साथ बैठे और उन्होंने कुछ बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत किए थे, हमने भी कुछ बिंदु उन लोगों के सामने प्रस्तुत किए और दोनों एक सहमति पे पहुंचे और सुखद वातावरण में हमने इस मीटिंग को समाप्त किया। कंपनी के विरुद्ध उनका वो था, थोड़ा उस डिमांड को पूरी ना होने के प्रदर्शन किया गया। उसके बाद बातचीत की गई दोनों पार्टी के बीच में। 7 की 7 बिंदु पर मेरे ख्याल से सहमति उन दोनों की स्थापित है। स्थापित होने के उपरांत सब मेरे ख्याल से सकुशल वापस हो गए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के दिन बारिश की आशंका ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस इस बात से चिंतित है कि अगर 7 जुलाई को बारिश हुई तो सभा स्थल पर लोग कैसे पहुंचेंगे। कांग्रेस ने सभा के लिए 25,000 से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया है। साइंस कॉलेज मैदान में खड़गे की सभा के लिए 3 डोम और विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां लगभग 12 बजे उनकी जनसभा होगी, जिसके बाद वो राजीव भवन जाएंगे। इधर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की सभा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को ये मालूम है कि खड़गे को सुनने कोई नहीं आएगा, इसलिए कांग्रेसी गाड़ी और पैसे की व्यवस्था कर भीड़ इकट्ठा करने में लगी हुई है। हम लोग का तैयारियां जोरों पे हैं। लगभग हमारा ये जो डोम लगभग तैयारी हो चुकी है 50% और 50% और बाकी है। कुर्सियां तो लगभग 20,000 लगेंगी और बाकी उसका एक्स्ट्रा जो भी आ जाए वो हमारे लिए एबव है। तो हम लोग टारगेट 11 बजे हम लोग दिए हैं समय, लेकिन संभव तो कोशिश करेंगे 12 बजे तक पूरे हमारे प्रदेश के कोने कोने के लोग आ जाएं। खड़गे जी के नाम से लोग आएंगे नहीं और लोगों को इकट्ठा करने के लिए और घोड़ा गाड़ी पैसा सबकी व्यवस्था की जा रही है, पर मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद भी कांग्रेस का आंदोलन सफल होगा।